हेलो एवरीवन। आज हम दोलनवेन एवं तरंगों के वेव्स एंड ऑसिलेशन जो पेपर है उसका एक नया टॉपिक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर आता है, दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर, उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स ध्वनि या सम्मिश्रित ध्वनि में दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर बहुत कम होता है या उसमें कोई बहुत ही वीक हार्मोनिक उपस्थित हो तो हम कानों द्वारा उनमें भेद नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की सम्मिश्रित ध्वनि में उपस्थित ऐसी आवृत्तियों का पता लगाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद का उपयोग किया जाता है, जो अन्य स्वरों को छोड़ते हुए अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर आवृत्तियों का अभिग्रहण करके किसी विशिष्ट कंपन के लिए तीक्ष्ण अनुनाद प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार ये ऐसी दो ध्वनियों या ध्वनियों की उपस्थिति की पहचान का एक साधन बन जाता है। इसके द्वारा हम बिल्कुल पास जो दो ध्वनियाँ हैं उसके बीच का अंतर हम उसमें कर सकते हैं कि कौन सी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब इसका बनावट के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक को प्रदर्शित किया गया है। ये कांच अथवा धातु का बना हुआ एक खोखला गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब क्यू होता है, जिसमें दो परस्पर अभिमुख नेक है। एक ये ऊपर वाली बी नेक है और एक सी नेक है। दो परस्पर इसके अंदर अभिमुख नेक्स होती है। दोनों ग्रीवाओं में से जो है एक अपेक्षाकृत लंबी तथा चौड़ी और बी समृद्ध ध्वनियों का उसका विश्लेषण करना हो उसके अभिग्रहण के लिए होती है, जो आपकी सी है पतली, तथा पतली एवं छोटी ग्रीवा जो सी है अभिग्रहित तरंगों की पहचान करने के लिए कान में लगाने के लिए होती है। जब किसी सम्मिश्रित ध्वनि इसका विश्लेषण करना हो वो जब बी पे आपतित होती है, बी पे जब आपतित कराया जाता है तो उसके कारण नलिका या ग्रीवा बी के अंदर की वायु उसमें कंपन करने लगती है। आपतित ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका बी में वायु का विस्थापन अंदर की ओर तथा विरलन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होगा। यदि बी नलिका की लंबाई L, उसका क्रॉस सेक्शन या काट क्षेत्र A तथा उसमें उपस्थित वायु का घनत्व रो हो तो नलिका में भरी वायु का द्रव्यमान M = AL रो के बराबर होगा। यदि B पर आपतित सम्मिश्रित ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका वायु को अंदर की ओर विस्थापन x करती है तो बल्ब Q के अंदर की वायु के आयतन में कमी हो जाएगी, जो टोटल उसने उसको डिप्रेस किया है। तो dV = A × x तथा वायु दाब में वृद्धि dP होगी। गैस के आयतन प्रत्यास्था की परिभाषा से बल्ब Q में उपस्थित वायु की प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी क्या होती है, E होती है प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। प्रतिबल है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है प्रेशर, dP/dV/V, जहाँ पे V बल्ब का आयतन, जो Q है बल्ब हमारा उसका आयतन है, कैपिटल V से हमने उसको प्रदर्शित किया है। उस इक्वेशन को फिर तो dP कितना हो जाएगा, dP = -E dV/V और -E dV हमारे पास हो जाएगा चेंज इन जो आयतन है वो A × x के बराबर, तो AX/V, जिसको कि समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। बल्ब Q में दाब की इस वृद्धि के कारण नलिका B में उपस्थित M द्रव्यमान के वायु पिस्टन एयर पिस्टन पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा, जिसका मान जो है F होता है हमारा चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, तो dP × A। dP की वैल्यू समीकरण 1 से इसमें रख दी हमने, तो ये हो गया -EAX/V × A = -EA² V × x, समीकरण 2 से प्रदर्शित किया गया है। अतः वायु पिस्टन की गति का समीकरण जो होगा वो हो जाएगा m d2x/dt² = F, और F अभी हमने इक्वेशन 2 से कैलकुलेट किया है, EA² V × x,
यहाँ पे जो ब्रैकेटेड टर्म है ये सारी कांस्टेंट टर्म है। E इलास्टिसिटी है, V वॉल्यूम है, A एरिया है। तो इसको हमने किसी कांस्टेंट K से शो किया है कि कोई कांस्टेंट K है, जिसके कारण हम इसको K लिख सकते हैं। और K किसके बराबर ले लिया हमने, K इज इक्वल टू EA² V, जो कि बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट के बराबर है। या m d2x/dt² प्लस kx इज इक्वल टू 0, या d2x/dt² प्लस k/mx इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। फिर ये सरल आवर्त गति का समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। या इसको हम लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस ω0² इंटू x इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये है हमारे पास। कोई भी सरल आवर्त गति में अगर है हमारा कण, तो उसके लिए हमें इस समीकरण को, ये समीकरण होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ω0² इज इक्वल टू k/m एक नियतांक है। समीकरण 4 सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। इससे ये ज्ञात होता है कि पिस्टन जो हमारा है वो सरल आवर्त गति करता है, जिसका कि आवर्त काल होगा t इज इक्वल टू 2π/ω0, और 2π/ω0 है हमारा k/m, तो √m/k इज इक्वल टू 2π√m, k की वैल्यू फिर लिख देंगे पिछले समीकरण से, तो EA²/V, और फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2π√mV/EA² के बराबर होगा ये। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। आवर्तकाल जो है वो होगा t इज इक्वल टू 2π/AL/ρV/EA²। फिर यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2πL/ρV/E इंटू a, या यहाँ जब आवृत्ति लिखेंगे तो आवृत्ति होती है 1/t के बराबर। तो आवर्तकाल से आवृत्ति जब निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 1/t, ऊपर वाले जो समीकरण 7 है इसको रिवर्स कर देंगे, तो 1/2π√EA/L/ρV के बराबर होगा, जिसे हमने समीकरण 8 से प्रदर्शित किया है। तो वायु में ध्वनि का वेग c होता है, और c होता है हमारा √E/ρ। जब ये यहाँ से आ जाएगा, जब ध्वनि के वेगों के पदों में हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक होगा, तो जो आवर्तकाल है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू 2π/c√LV/A। जो समीकरण 8 है उसमें हम √E/ρ को c से प्रदर्शित करेंगे। और इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है वो कैसे वर्क करता है, इसकी जो आवृत्ति वो हो जाएगी n इज इक्वल टू c/π√A/L इंटू v, जो कि समीकरण 10 से प्रदर्शित की गई है। उपरोक्त समीकरण के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि विभिन्न A मीन्स एरिया, L है आपकी नेक की लेंथ, V जो है उसका वॉल्यूम है, इनके अलग अलग मानों के लिए भिन्न भिन्न आवृत्ति के हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अनुनादक की एक निश्चित लाक्षणिक आवृत्ति होगी तथा वह आपतित सम्मिश्र ध्वनि से इसी आवृत्ति पर ही अनुनादित होगा। इस प्रकार के आपतित सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित स्वरों का विश्लेषण तथा उनकी आपेक्षित तीव्रताओं का अनुमान कई हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक उपयोग करके लिया जा सकता है। तो इसका जो मेन यूज़ क्या है, जो सम्मिश्रित ध्वनि है उसमें से अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है उसको अलग अलग हम किस प्रकार कर सकते हैं।